CACS Sejal Kataria and with lots of energy we are going to revise unit 2 जो है आपका theory of cost, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक CA फाउंडेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ये वीडियो CMA फाउंडेशन या CS फाउंडेशन भी देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं। मैंने ये समरी नोट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे ये समरी नोट्स, अगर आपको ऐसा लगता है यूजफुल है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सो विद लॉट्स ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में पहले हमें ये समझना है कि कौन कौन से तरीके के कॉस्ट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट कॉस्ट है जिसपे एग्जाम में MCQ आ सकते हैं, वो है अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट इज नथिंग बट काइंड ऑफ वो कॉस्ट होते हैं जो एक्चुअल में आप इनकर करते हो, जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री पास होती है, वो होते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि ही अकाउंटिंग कॉस्ट। दूसरा होता है इकोनॉमिक कॉस्ट जो कि होते हैं काइंड ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर नहीं होते, उसकी एंट्री नहीं होती है। यानी कि क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल आप समझो कि काइंड ऑफ सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, अब आपके पास दो ऑप्शन है जो 10 लाख रुपए है, या तो आप आपके बिजनेस में लगाओ या तो किसी और को एज अ लोन दे दो। तो अगर आपने किसी और को एज अ लोन दिया है तो वो आपको इंटरेस्ट देगा, और अगर आपने आपके बिजनेस में लगाया तो मे बी आपको उससे रिटर्न आने वाला होगा। देन यू नीड टू डिसाइड कि आपको कहाँ पर लगाना है। तो अगर आपने एक चीज पे पैसा लगाया तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपकी जाने वाली है, और अगर दूसरे पे लगाया तो पहली अपॉर्चुनिटी आपकी जाएगी। दिस इज नथिंग बट काइंड ऑफ वन ऑफ दी, क्या बोल सकते हो, इम्प्लिसिट कॉस्ट का ही वन ऑफ द टाइप इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि इसकी पर्टिकुलरली एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होती। द अपॉर्चुनिटी जो आपने खो दिया है, जिसका रिटर्न आपने खोया है, वो एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होती है, उसी को आप इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हो। इसका बहुत इंपॉर्टेंस इसीलिए होता है बिकॉज हम लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट के बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं कि आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, सुपर नॉर्मल कर रहे हैं या लॉस में हो। तो सबसे पहले उसके लिए आपको मतलब आप इन शॉर्ट आप क्या करते हो, रेवेन्यू माइनस जो भी अकाउंटिंग जो भी आपका खर्चा है अकाउंटिंग कॉस्ट से वो माइनस करोगे तो आपको एक बुक प्रॉफिट आपका जो भी मिलेगा उसके, या अकाउंटिंग प्रॉफिट यू कैन से अकाउंटिंग प्रॉफिट भी आप बोल सकते हो। उसमें से अगर आप इम्प्लिसिट कॉस्ट या तो जो कॉस्ट आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखने वाले इकोनॉमिक जो कॉस्ट है वो माइनस कर दोगे तो यू विल गेट दी इकोनॉमिक प्रॉफिट, जिससे अगर वो जीरो होता है, जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है अगर वो जीरो आया तो उसे आप नॉर्मल प्रॉफिट बोलोगे। अगर वो पॉजिटिव नंबर कोई आता है तो आप उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलोगे, अगर निगेटिव आया तो आप उसको लॉसेस बोलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउटले कॉस्ट इज नथिंग बट सेम जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, यानी कि काइंड ऑफ योर अकाउंटिंग कॉस्ट ओनली, एंड जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इज नथिंग बट योर इकोनॉमिक कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद आते हैं थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट इज नथिंग बट ट्रेसेबल कॉस्ट एंड नॉन ट्रेसेबल। ट्रेसेबल जो भी आपके डायरेक्ट कॉस्ट है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो डायरेक्टली आप यूज करने वाले जो भी कॉस्ट होते हैं उन्हें आप ट्रेसेबल जो कॉस्ट होते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट है। एंड नॉन ट्रेसेबल यानी कि जो रॉ मटेरियल का खर्चा लग रहा है वो, एंड नॉन ट्रेसेबल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज कर रहे हो वो, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगा वो ही नॉन ट्रेसेबल। नेक्स्ट जो कॉस्ट आता है वो है इंक्रीमेंटल, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जो कॉस्ट लगता है वो है इंक्रीमेंटल और मार्जिनल कॉस्ट। जो नेक्स्ट है वो है संक कॉस्ट, जो कि आपका पास्ट एक्सपेंडिचर है। संक कॉस्ट को ही आप हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। एंड जो संक कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट के साथ जिसका पेयर किया हुआ है वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, एन इंक्रीज इन प्राइस विल मेक द रिप्लेसमेंट कॉस्ट हायर देन द हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नथिंग बट, ये दोनों काइंड ऑफ सेम है। एक कोई पर्टिकुलर मशीनरी आपने जो बाई करी है वो हिस्टोरिकल, वो उस पर्टिकुलर मशीनरी का हिस्टोरिकल कॉस्ट है, बट जब वो मशीनरी को आपको रिप्लेस करना है विद द अनदर मशीनरी तो आपको जो भी कॉस्ट देना पड़ेगा वो होगा आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जब आपने बाय किया तब 10 लाख में किया था, अब जब आप रिप्लेस कर रहे हो तो मे बी 12 लाख में कर रहे हो, तो पॉसिबल है कि जो आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो हायर है एज कंपेयर टू योर हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये उनको बताना है। उसके बाद आता है प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट इज नथिंग बट जो एक्चुअल में इनकर किया है। सोशल कॉस्ट इज प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट इज नथिंग बट जो आपने एक्चुअल में आपके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं लगाया है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको सोशली सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आपने लगाया हो, मे बी पोल्यूशन कम हो इसके लिए आपने कोई खर्चा किया हो, तो वो होते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। इन दोनों का जो एडिशन होगा वो होगा सोशल कॉस्ट। उसके बाद तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट अ फिक्स्ड आउटपुट, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट बट इट्स अ फंक्शन ऑफ कैपेसिटी। ये वन लाइनर MCQ हमेशा आता है, तो ध्यान से समझो। जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ कैपेसिटी एंड नॉट द आउटपुट।
आउटपुट, यानी कि क्या, जैसे आपका कॉस्ट या जो आप लोग आउटपुट बढ़ाओगे तो आपका कॉस्ट वेरी नहीं होगा। अगर आपको कोई प्रीमाइस से आपने लिया, उसका जो रेंट है 10,000 है, तो आपको कितने भी आप गुड्स का प्रोडक्शन करो वो 10,000 ही होना है। तो फिर वो आपका क्या है, वो आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, और वो आउटपुट के अकॉर्डिंगली ना वेरी होता है, बदलता नहीं है, इसीलिए वो फंक्शन ऑफ कैपेसिटी है एंड फंक्शन ऑफ आउटपुट होता है वेरिएबल कॉस्ट। पूरा रिवर्स, इसके पूरा अपोजिट यहाँ पर लिख दोगे, यानी कि फंक्शन ऑफ आउटपुट जो वेरी होगा अकॉर्डिंग टू आउटपुट, या अवॉइड कर सकते हो आप, अगर आपने कम आउटपुट किया तो आपका वेरिएबल कॉस्ट नहीं इनकर किया जाएगा, तो वो होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे आप लोग कॉस्ट ऑफ आउटपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगा। तीसरा होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि क्या, एक आपका सेमी वेरिएबल होता है, यानी कि यहाँ पर स्लैब रेट्स होते हैं। तो जहाँ पर ऐसा होता है ना कि जहाँ पर कुछ अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल इवन आपके घर का भी देखा होगा तो उसके बैक पे स्लैब रेट्स लिखे होते हैं, तो ये इतने यूनिट कंज्यूम किया तो इतना, अगर इतने से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम किया तो वो वेरी हो जाएगा, मतलब आप जितने यूनिट कंज्यूम करोगे उससे मल्टीपल वो ले लेता है। तो इसीलिए ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। उसके बाद होता है स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। स्टेप वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट एक समय तक वो कांस्टेंट होता है, अचानक से बढ़ जाता है, फिर वापस कांस्टेंट हो जाता है, फिर वापस बढ़ जाता है। तो ये जो फास्ट एकदम सडनली जंप होता है वो होता है स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। ये 4 तरीके के कॉस्ट होते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स जो होते हैं उनके बारे में समझना है। इसके लिए मैंने YouTube पे भी एक वीडियो डाला हुआ है, आप वो देख लेना। उस वीडियो में मैंने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स का काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए हैं, वो पढ़ा हुआ है। जो भी शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स SI फॉर इकोनॉमिक्स ऐसा करके कोई तो प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, 2 ही वीडियोस है। इसके बाद आते हैं, सबसे पहले ये समझो कि जो आपका टोटल कॉस्ट होता है शॉर्ट रन में क्या होता है ना, शॉर्ट रन में आपको ये 2 तरीके से आपको समझना है, 1 इज शॉर्ट रन, द सेकंड इज लॉन्ग रन। अब यहाँ पर अगेन आप लोग कॉस्ट के थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो आपका टोटल कॉस्ट कैसे होगा, तो टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का एडिशन। जो टोटल कॉस्ट होता है, अभी देखो यहाँ पर इसके कर्व्स के बेसिस पे भी आपको काफी सारी चीजें समझेंगे। जो आपका पहले चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी समझ ली थी कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एक तो वो फिक्स्ड होता है, यानी कि वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन होता है वाई एक्सिस, जो स्ट्रेट लाइन होता है, एंड हॉरिजॉन्टल होता है टू द पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, जो अगेन वाई एक्सिस के एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा हमने देखा वेरिएबल कॉस्ट, जो इनिशियली जो है वो इंक्रीज तो होगा। देखो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इनिशियली इंक्रीज तो होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी कि क्या, जैसे हम लोग करते हैं ना कि आप अगर कोई कमोडिटी बाय कर रहे हो तो अगर आप बल्क में बाय करते हो तो आपको थोड़े कम पैसे मिल देते हैं वो लोग, राइट। तो वही उन्होंने लिखा है कि इनिशियली जो है वो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट होगा, एंड देन सडनली क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, दैट टू एट अ इंक्रीजिंग रेट। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, एंड इन दोनों का जो एडिशन होता है ना, ऑब्टेन बाय एडिंग टोटल वेरिएबल एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों का जो एडिशन होता है दैट इज नथिंग बट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के जो शेप्स होते हैं वो दोनों ऑब्वियसली बात है, देखो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, दोनों भी सेम है। ये इस तरीके से है, ये भी इस तरीके से, दोनों का शेप सेम होता है। बस ये ध्यान से समझना, वेरिएबल कॉस्ट यहां से स्टार्ट होता है, एंड ऑब्वियसली बात है ना टोटल कॉस्ट यहां से होगा। क्यों? क्योंकि आपको फिक्स्ड, आप प्रोडक्शन करो या ना करो आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो देना ही है। तो आपका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड मतलब आपको अज्यूम करते हैं हम लोग 1000 रुपए आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, तो आप वेरिएबल मतलब आप प्रोडक्शन भी नहीं करोगे लेकिन फिर भी तो देना ही है। तो इसीलिए ये चाहे जो हो जाए, ये आपका जो कर्व होगा टोटल कॉस्ट का, ये थोड़ा सा ऊपर से ही स्टार्ट होगा, जो कि फिक्स्ड कॉस्ट के मतलब दोनों का पॉइंट सेम हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ से इसके अलावा ये जो पॉइंट है इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या, कि जो टोटल कॉस्ट होता है एंड जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये जो दोनों ग्राफ्स है ना, इन दोनों के जो ग्राफ्स है वो दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल हो जाता है, एंड जो स्लोप होते हैं इन दोनों कर्व्स के वो भी इक्वल होते हैं। इसके बाद जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स होते हैं वो कैसे है, उसके लिए हम लोग चलेंगे जो डायग्राम्स आपकी किताबों में लिखे हुए हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स के। यहाँ पर आपको मार्जिनल कॉस्ट कर्व आता है, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ये ऑलरेडी प्रोडक्शन में आप लोगों ने देखा था कि ऐसे कैसे आते हैं, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कैसे कर्व आता है, एवरेज टोटल कॉस्ट का यू शेप्ड ही, सारे देखो ये यू शेप्ड ही है, तो ये यू शेप्ड क्यों आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट भी काइंड ऑफ यू शेप्ड होता है, एमसी कर्व यू शेप्ड होता है। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा जो आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आपके जो भी एवरेज टोटल कॉस्ट होते हैं उसका जो मिनिमम पॉइंट है, देखो ये इसका मिनिमम पॉइंट है जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा, तो ये जो मिनिमम पॉइंट होता है या इवन वेरिएबल कॉस्ट का भी मिनिमम पॉइंट होता है, वहां पर इंटरसेक्ट करता है। इसीलिए हम ये बोलते हैं दैट मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट द एवरेज कॉस्ट कर्व्स एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
कर्व एट द रिस्पेक्टिव मिनिमम पॉइंट्स, दोनों कर्व्स के मिनिमम पॉइंट्स पे आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो इंटरसेक्ट करता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है फिक्स्ड कॉस्ट से, फिक्स्ड कॉस्ट और उसका वैसे तो कोई रिलेशन नहीं होता है। यहाँ पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होते हैं, ये डायग्राम आपको ये वाली जो कर्व्स है वही आपको ड्रॉ करने हैं। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को आप प्लांट कर्व्स भी बोल सकते हो, क्योंकि आपके वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स इज नथिंग बट जो आपके प्लांट की कैपेसिटी बताते हैं, राइट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। तो और ये भी बहुत बार पूछते स्टूडेंट्स दैट एवरेज टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट एवरेज कॉस्ट ओनली, दोनों सेम ही है, आप कुछ भी बोलो। अब जब आप लोगों को कैलकुलेशंस करने हैं एग्जाम में, जब आपको फॉर्मूला पे बेस्ड या टेबल दिया जाएगा और फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे कुछ वैल्यूज को, तो कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं जो समझने हैं, ये फॉर्मूलाज बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसी को आपको हेरा फेरी करके आपको एग्जाम में लिखना होता है। तो एक तो आपको ये समझना है कि जो एवरेज टोटल कॉस्ट होता है या जो आपका एवरेज कॉस्ट होता है वो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से आता है। जैसे हमने ऊपर भी देखा था, राइट, यहाँ पर देखा था टोटल बेसिस पे, ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स नीचे देख रहे हैं हम लोग, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व्स यहाँ पर देखे थे। तो जो टोटल कॉस्ट कर्व्स थे वैसे ही एवरेज भी आएंगे। टोटल में क्या था, टोटल फिक्स्ड प्लस टोटल वेरिएबल, दैट इज नथिंग बट योर टोटल। तो ये जो जब आप इसको जब क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे देन यू विल गेट एवरेज फिक्स्ड एवरेज वेरिएबल और इन दोनों का एडिशन विल बी एवरेज कॉस्ट कर्व्स। इसके बाद आपको एग्जाम में मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी ढूंढने के लिए बोल सकते हैं। तो मार्जिनल का वेरी सिंपल सा फॉर्मूला जो हम लोग यूटिलिटी में भी देखते आए हैं, रेवेन्यूज, प्रोडक्शन कॉस्ट, सब जगह पे यही फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट जो आपका टोटल कॉस्ट कर्व होता है दैट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, या तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। अगर आप लोगों को एग्जाम में सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस में नहीं दिया है, बीच में गैप कर दिया है, प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए पता ही नहीं, 10 दिया है, फिर डायरेक्टली 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन का कॉस्ट दिया है, तो फिर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूला अगर 1 2 3 4 सीक्वेंस में दिया है तो आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि टोटल कॉस्ट एट द थर्ड यूनिट, टोटल कॉस्ट एट थर्ड यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट एट सेकंड यूनिट इज नथिंग बट जो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट एट थर्ड यूनिट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यूज ढूंढ सकते हो। इसके लिए यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में ही एक टेबल दिया था, ये वाला जो टेबल है, ये वाले टेबल, इसी टेबल के बेस्ड आपको सम्स आ सकते हैं, इसी में बस नंबर्स बदल देंगे या ये जो टेबल है ये छोटा कर देंगे। यहाँ पर 12 प्रोडक्ट्स है, इसकी बजाय में भी 4 5 ही आए और कुछ कॉलम्स भी गायब हो सकते हैं। तो इसी में बस आपको हेरा फेरी समझनी है कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट और इन दोनों का एडिशन इज नथिंग बट योर फिक्स्ड आएगा। इसको आप लोग फिक्स्ड, जो टोटल फिक्स्ड है उसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज फिक्स्ड आएगा, वेरिएबल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, टोटल को क्वांटिटी से कर दो एंड मार्जिनल का फॉर्मूला जो आपका टी वाला है वो कर दो या तो चेंज वाला करो। जो फॉर्मूला आपको करना है वो आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद ये सारी चीज़ों के बाद आपको एक रिलेशनशिप समझना है जो एवरेज कॉस्ट कर्व्स एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स के बीच में होता है। सो एवरेज कॉस्ट कर्व्स या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स जब उसके मिनिमम पे होता है उस टाइम पे मार्जिनल, देखो मार्जिनल एंड एवरेज, ये इसी डायग्राम में हमने देखा, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो ये जो मिडिल पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन किया हुआ पॉइंट है, ये दोनों का मिड पॉइंट है, जो मिनिमम पॉइंट है वहीं पर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों इक्वल होंगे एंड ये भी मिनिमम पे होगा। कौन सा, एवरेज एंड वेरिएबल कॉस्ट कर्व। उसके बाद जब एवरेज कॉस्ट कर्व्स एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये एवरेज फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो उस टाइम पे आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट कर्व छोटा रहेगा। एंड जब आपका एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है वो बढ़ते हैं उस टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद आगे चलेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स पे। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को ही हम लोग प्लानिंग कर्व्स भी बोलते हैं। ये 1 2 3 जो मैंने आपको बोला यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, रिलेशनशिप में लिखे हुए पॉइंट है, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके बाद लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को आप बहुत सारे नाम है, एनवेलप कॉस्ट कर्व्स बोल सकते हो या प्लानिंग कर्व बोल सकते हो, बोट कर्व भी बोल सकते हो, ये 4 अल्टरनेटिव नाम याद रखना। तो ये पर्टिकुलर जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स जो होते हैं इनका मिला के बनता है। यानी कि क्या, जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं एंड ये जो इनफाइनाइट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स है इनका ही मिला के, इनको ही टेंजेंट जो एक कर्व ड्रॉ किया जाएगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अभी यहाँ पर जो ब्लैंक है इधर कॉस्ट कर्व नहीं है क्या, शॉर्ट रन तो है लेकिन हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने ड्रॉ नहीं किया हुआ, अदरवाइज वहां पर भी है।
जो शॉर्ट रन, अब ये जो डिफरेंट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स है, ये अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी है। मतलब क्या, भले ही फिक्स्ड कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ कैपेसिटी, बट यहाँ पर ध्यान से समझो, जो एवरेज कॉस्ट कर्व्स होते हैं वो ऐसा है कि जैसे ये पर्टिकुलर कॉस्ट कर्व पे आप हो, तो ये पर्टिकुलर कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है ना, वो मिनिमम पॉइंट जो कैपेसिटी बताता है, मे बी 100 यूनिट्स बताएगा। जो दूसरा कॉस्ट कर्व है उसका जो मिनिमम पॉइंट है वो 200 बताएगा, मे बी अगला 300 बताएगा। तो आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोडक्शन करना है, उसके बेसिस पे आपको आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व चूज करना होगा, एंड उसी के बेसिस पे उसको जो टेंजेंट, उसके जो मिनिमम पॉइंट पे जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी आएगा। तो ये बेसिकली दिस इज नथिंग बट ये अल्टरनेटिव नाम है, यू शेप्ड होता है। ये जो दो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आते हैं, ये क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ दो रीजन, दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स आते हैं, एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की वजह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स आते हैं। ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो फॉलोइंग पोर्शन होता है ना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स का, ये जो फॉलोइंग पोर्शन है, ये जो फॉलोइंग पोर्शन है ना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, आई होप यू गाइज रिमेंबर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, प्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने देखा था। जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कर्व है वो जब ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद, ऊपर जब जाता है उस टाइम पे डिक्रीज इन रिटर्न्स टू स्केल आता है आगे जाके। इसकी वजह से ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, फॉलिंग एंड राइजिंग वाला जो भी कैटेगरी है, आप वो एग्जाम में यहाँ पर गड़बड़ होता है। यूजुअली स्टूडेंट क्या करता है, द फॉलोइंग पोर्शन दैट इज निगेटिवली स्लोप जो होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू फॉलिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ऐसा बोल देता है। ऐसा नहीं है, ये बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग है, ये बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग है। इसके बाद कुछ इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज दिया हुआ है। इकोनॉमीज इज नथिंग बट पॉजिटिव पॉइंट्स एंड डिसइकोनॉमीज इज नथिंग बट निगेटिव। तो जो इकोनॉमीज है इंटरनल, यानी कि जो भी बिजनेस के जो एनवायरमेंट या प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल, जैसे कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर है और गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदल दी, या कोई कंट्री में वॉर हो गया जिससे आप रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं। जो जब भी आप बल्क में प्रोडक्शन करोगे तो आपको फायदा भी होगा, बट कोई भी ज्यादा, मतलब कोई भी चीज का ज्यादा आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो नुकसान ही देता है। तो कुछ इंटरनल इकोनॉमीज है, फाइनेंशियल, मैनेजरियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, रिस्क बेयरिंग। तो ये रिपीट हो गया। तो ये जो आपको एग्जाम में आ सकता है वो ये आ सकता है कि ये जो नाम है ना, इसमें से कौन सा इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल है, मे बी एग्जाम में वो पूछ ले। इसके बाद एक्सटर्नल आता है, जैसे कि आपको रॉ मटेरियल चीप कॉस्ट पे मिल रहा है नहीं मिल रहा, कैपिटल इक्विपमेंट्स कैसे है, कोई टेक्नोलॉजी में आपने कोई मशीनरी ली और बाहर जाके बाद में अचानक टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ऑफ स्किल लेबर, ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज, उसके साथ जो आपकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज है उनका ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, जो आपका इकोनॉमिक्स है इंफॉर्मेशन का वो, तो ये सारे जितने भी इकोनॉमीज है इंफॉर्मेशन का वो, यानी कि बेनिफिट्स जो आपको इंफॉर्मेशन की वजह से, मतलब डेटा एनालिटिक्स जो आजकल की दुनिया में चल रहा है, तो ये सारी चीजें इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज है, एंड डिस इकोनॉमीज of the इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज फॉर द प्रोडक्शन। तो इसके बेसिस पे कॉस्ट आपकी डिटरमाइन होगी। तो इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, कीप रिवाइजिंग।